So in today's class, we are going to start with our new chapter. The name of the chapter is probability. First of all, जो आपने 10th और 9th क्लास में प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी वो तो बहुत सिंपल थी। जब हम 11th में आए तो हमारा स्टैंडर्ड भी बढ़ गया था और फिर 11th में जो वहाँ आपने प्रोबेबिलिटी को फिनिश किया था वहीं से हम 12th की प्रोबेबिलिटी को वहाँ से हमारी स्टार्ट की। तो अगर मैं वन बाय वन अगर आपको इलैबोरेट करूँ तो अभी तक आपने जो भी प्रोबेबिलिटी पढ़ी है कौन कौन सी कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। तो 9th क्लास में जो आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल अप्रोच। 9th क्लास में जो हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी वो है स्टैटिस्टिकल अप्रोच। स्टैटिस्टिकल अप्रोच में क्या होता था कि आपको डाटा गिवन होता था। लाइक आपको आपने 2 1 को थ्रो किया है, 2 1 को थ्रो करके हेड कितनी बार आया, टेल कितनी बार आई, आपको गिवन होता था। फिर आप फाइनल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, इस तरह से कुछ आपको डाटा गिवन होता था। इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल अप्रोच, जिसमें आपको टेबल या डाटा सारा गिवन होता था। फिर क्लास 10 में हमने पढ़ा क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी में क्या फॉर्मूला यूज करते थे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जो भी चीज हमें फाइंड करनी होती थी। लाइक एक बैग है, इसमें 2 रेड बॉल है, 3 ग्रीन बॉल है। अगर आप एक बॉल निकालते हो बिना देखे तो रेड बॉल, जो बॉल आपने निकाली वो रेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो यहाँ पे फेवरेबल कितने आपके नंबर में 2 रेड बॉल है, तो टोटल बॉल्स कितनी है 5। इसको क्लासिकल थ्योरी कहते हैं। अब जब 11th और 12th की बात आती है, 11th और 12th में जो प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं एक्सियोमेटिक अप्रोच। तो हम बोलते हैं एक्सियोमेटिक अप्रोच। जो आपने 9th और 10th में प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी उसमें एक चीज कॉमन ये होती है कि जो भी इवेंट्स होते हैं उनके होने के चांसेस जो होते हैं वो इक्वली होते हैं। जो भी इवेंट्स होते हैं उनके होने के चांसेस क्या होते हैं, इक्वली होते हैं। पर जब हम 11th में या स्पेशली जब आप 12th में आते हो तो जो आपके पास क्वेश्चंस होते हैं उसमें इक्वली आउटकम वाले क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको और अनइक्वल आउटकम वाले भी, यानी कि सभी इवेंट्स के होने के चांसेस इक्वल नहीं होते। तो जब अनइक्वल आउटकम वाली बात आ जाती है कि इक्वल चांसेस नहीं है सभी इवेंट्स के होने के, तो वैसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम एक्सियोमेटिक अप्रोच का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, क्या ये अप्रोच होते हैं, सारी बातें आपको एक्सप्लेन करूंगा। और मैं देखो, अगर आप क्वेश्चन को जज कर सकते हो कि इक्वल ये आउटकम होगा उसका, तो आप क्लासिकल थ्योरी से कर सकते हो। बट हर टाइम ये पॉसिबल नहीं होता और इतना टाइम भी नहीं होता। तो मेरी एडवाइस ये होगी कि वंस यू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ एक्सियोमेटिक अप्रोच, आप हर क्वेश्चन को इसी अप्रोच के साथ अपने हर क्वेश्चन को इसी अप्रोच के साथ करें। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल्स से समझा रहा हूँ इस कंसेप्ट को। से आपने सैंपल स्पेस लिया कि अपने 2 पॉइंट्स को टॉस किया। जब हम 2 पॉइंट को टॉस करते हैं उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, तो दोनों में हेड आएगा, या हो सकता है एक में हेड एक में टेल आ जाए, एक में टेल एक में हेड आ जाए और दोनों में टेल आ जाए, राइट। अब कैन आई से दैट जब हम 2 पॉइंट्स को टॉस अप करते हैं तो 2 हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है 1/4 है। एक हेड और एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी, पहले हेड पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, टेल और हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, तो टेल टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आपकी क्या होती है 1/4। ओके, नाउ अब इसी में अगर मैं एक इवेंट बना लेता हूँ कि आपने 2 पॉइंट को टॉस अप किया, आपने 2 पॉइंट को हमने टॉस अप किया। तो अगर आपका हेड आता है, अगर हमारा हेड आता है तो आप दोबारा उसको टॉस करोगे, और इन केस अगर आपका टेल आता है तो हम डाइस को टॉस करें, तो डाइस को थ्रो। दूसरे रिपीट कर रहा हूँ, एक एग्जांपल लिया हमने कि आपने पॉइंट को टॉस अप किया, अगर हेड आता है तो आप दोबारा टॉस करोगे पॉइंट को, बट अगर टेल आता है तो आप उस केस में डाइस को टॉस करोगे या डाइस को थ्रो। तो सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं, 11th क्लास में ट्री मेथड पढ़ा था, मैं ट्री मेथड से समझा रहा हूँ इसको। हमने पॉइंट को टॉस अप किया, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, राइट। हमने क्या कहा, अगर हेड आएगा तो दोबारा पॉइंट को ही टॉस अप करें, अगर पॉइंट को टॉस करूंगा तो हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। बट अगर आपका टेल आता है, क्या आता है टेल, तो हम डाइस को टॉस करें। डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं और उनमें से कोई भी आ सकता है। तो अगर मैं यहाँ से सैंपल स्पेस बना तो क्या होगा, हेड के साथ हेड, हेड के साथ टेल, टेल के साथ 1 आ सकता है, टेल के साथ 2 आ सकता है, टेल के साथ 3 आ सकता है, टेल के साथ 4 आ सकता है, टेल के साथ 5 आ सकता है, टेल के साथ 6 आ सकता है। अब ये जो पूरा इवेंट है आपका,
इसमें टोटल केसेस देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 केसेस हैं। तो कहना है से दैट अगर मैं आपसे पूछूं आउट ऑफ दीज केसेस एच एच तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आपका आंसर क्या होगा? तो टोटल 8 है, फेवरेबल कितना 1 1/8। मैं आपसे पूछूं एच टी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगेन 1/8। टी वन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/8। ये सभी इवेंट्स आने की जो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी वो आपकी 1/8 ही होगी। नाउ अभी हमने क्वेश्चन किया था, अभी हमने एक सैंपल स्पेस देखा था कि जब हम दो पॉइंट को टॉस अप करते हैं, भाई आप दो पॉइंट को टॉस अप करो या एक पॉइंट को दो बार टॉस अप करो, बात ऑन पेपर ये एक ही बात है, एक ही रिजल्ट है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप दो पॉइंट्स को एक साथ टॉस अप करो या एक पॉइंट को दो बार टॉस अप करो, आपका जो रिजल्ट होगा वो सेम है। बट यहाँ देखो दो एच आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है और यहाँ दो एच आने की प्रोबेबिलिटी 1/8 है। क्या ये पॉसिबल है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। अब ऐसा जो आप नॉर्मली हम जिस अप्रोच से जाते हैं, अगर आप उसी अप्रोच से जाओगे तो आपका रिजल्ट जो है गलत है। गलत आने का रीजन क्या है कि सभी इवेंट्स के होने के जो चांसेस है वो आपके इक्वली होंगे, बट सेम वैल्यू पे जो सेम इवेंट पर जो आपकी वैल्यू होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती, वो सेम ही आनी चाहिए। अगर एच एच आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो तो यहाँ 1/4 ही आनी चाहिए। दैट इज वाई हमें किसका यूज करना पड़ता है ऐसे केसेस के लिए? एक्सियोमेटिक अप्रोच। किसका यूज करते हैं? एक्सियोमेटिक अप्रोच का यूज करने का एक रीजन ये भी होता है कि आप हर चीज का सैंपल स्पेस नहीं बना सकते, तो विदाउट सैंपल स्पेस भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्सियोमेटिक अप्रोच। जैसे कि मान लो जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि या तो क्वेश्चन इस तरह का होता है जिसमें आपको सैंपल स्पेस गिवन होता है, और जो सैंपल स्पेस होता है उसमें जो इवेंट्स होते हैं उनके होने के चांसेस इक्वली होंगे या नॉट इक्वली। ये ऐसा भी क्वेश्चन होता है जिसमें सैंपल स्पेस बनाना पॉसिबल नहीं होता, तो जिसमें सैंपल स्पेस नहीं बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम किस तरह से हम अप्रोच करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। और अगर इक्वली लाइकली आउटकम हो तो मैंने कहा आप क्लासिकल थ्योरी से कर सकते हो, बट नॉट इक्वली लाइकली आउटकम के लिए मैंने क्या कहा आपको कि आपको एक्सियोमेटिक अप्रोच को ही यूज करना होगा। बट एक्सियोमेटिक अप्रोच आप और अगर कॉमनली आप लेके चलो तो इक्वली और नॉट इक्वली दोनों में ही हम एक्सियोमेटिक अप्रोच को यूज करते हैं। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपने एक्सियोमेटिक अप्रोच का ही यूज करना। अब देखो एक्सियोमेटिक अप्रोच में क्या होता है, दो पॉइंट को आपने टॉस अप किया, हेड टेल हेड टेल टेल हेड टेल, राइट। अब एक्सियोमेटिक अप्रोच में क्या होता है कि जो भी इवेंट्स होता है हम इंडिविजुअल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्सियोमेटिक अप्रोच में क्या होता है हम इंडिविजुअल इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। जैसे कि अगर आप एक पॉइंट को टॉस अप करोगे तो उसमें हेड और टेल आने के चांसेस कितने हैं? कहना चाहिए 1/2 1/2, 50-50% चांसेस होते हैं। फिर अगर मैं दोबारा कॉइन को टॉस अप करूंगा तो हेड आने के चांसेस कितने हैं? 1/2। और टेल आने के चांसेस कितने हैं? 1/2। फिर अगर टेल आने के बाद फिर मैं कॉइन को टॉस अप करता हूँ तो हेड आने के चांसेस कितने हैं? 1/2। और टेल आने के चांसेस कितने? 1/2, राइट। अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि हेड हेड आने के चांसेस क्या है, तो क्या होगा? टोटल जो केसेस होते हैं, पहला हेड आने का और दूसरा हेड आने का, बाय एक्सियोमेटिक अप्रोच जो टोटल नंबर ऑफ केसेस होता है उनको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ठीक करो, एक्सियोमेटिक अप्रोच का फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि इंडिविजुअल इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जो भी इसमें है, फिर जब उनको कंबाइन किया जाता है तो जो टोटल केस होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि एक जब हम फर्स्ट टाइम हमने पॉइंट पर टॉस अप किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। टेल आने की 1/2 होती है। फिर हेड आने के बाद अगर आप दोबारा टॉस अप करते हो तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2। और टेल आने की भी 1/2। सेम यहाँ पर। फिर अगर मैं आपसे कॉम्बिनेशन में पूछता हूँ कि दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बाय एक्सियोमेटिक अप्रोच इंडिविजुअल इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है उनको प्लस नहीं किया जाता, मल्टीप्लाई किया जाता है। इसलिए अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फर्स्ट हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है आपकी 1/2 इंटू सेकेंड हेड आने की प्रोबेबिलिटी। दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4। आप देख सकते हो दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ हमारी 1/4। फिर अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि पहले हेड आए फिर टेल आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हेड आने की कितनी थी? 1/2। टेल आने की कितनी थी? 1/2। 1/2 अगेन, पहले टेल फिर हेड,
इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल क्या थी? 1/2। हेड आने की क्या थी? 1/2। 1/2। पहले टेल फिर टेल, तो दो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहले वाले की 1/2, दूसरे की 1/2, ये हो गया 1/2। और टोटल जो भी इवेंट्स होते हैं एक सैंपल में, जितने भी इवेंट्स होते हैं उसका सम कितना आना चाहिए आपका पास, तो आप चेक भी कर सकते हो whether my answer is correct or not। ठीक है, मैं सबको प्लस करूंगा तो एक इवेंट में जितने एक पर्टिकुलर इवेंट में जितनी प्रोबेबिलिटीज बनती हैं आपकी है, डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज बनती है, सभी का जो सम है दैट शुड बी इक्वल टू 1। ठीक, तो यही आपकी एक्सोमेट्रिक अप्रोच होती है कि जो भी इवेंट्स हैं पहले उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालो, जैसे एक हेड आने की, फिर हेड आने की, फिर जब टोटल आपसे पूछा जाता है कि दो हेड, जब कंबाइनली पूछा जाता है तो दोनों की जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है उसको मल्टीप्लाई। ओके, दिस इज योर एक्सोमेट्रिक। अब 13.2 का मैं कंसेप्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। अब आप 13.1 से हम स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि जो आपका 13.1 का कंसेप्ट है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो 13.2 से ही डिराइव होता है। तो 13.2 के एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है आपका, उसी से 13.1 का कंसेप्ट आपका डिराइव होता है। तो आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली मैं नहीं चाह रहा हूँ, जो राइट ऑर्डर है वो 13.2 से 13.1, तो हम इसी तरह से हम इसको आगे लेके चलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी बुक गलत है कुछ है, पर ऑर्डर में कहीं ना कहीं जो है, जो ऑर्डर होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं है। पहले हम 13.2 करेंगे, जब मैं आपको करवाऊंगा आपको खुद ही समझ में आएगा क्यों मैंने 13.2 में पहले करवा रहा हूँ और बाद में 13.1 क्यों कर। ठीक है, बट सैंपल स्पेस इज नॉट गिवन। अगर आपको सैंपल स्पेस गिवन नहीं है तो किस तरह से प्रोबेबिलिटी फाइंड की जाती है वो हम इस एक्सरसाइज में सीखेंगे, वो इसका कंसेप्ट है। सैंपल स्पेस के साथ तो वर्क करके आप निकाल ही सकते प्रोबेबिलिटी, पर अगर सैंपल स्पेस बहुत बड़ा हो, जैसे कि मान लो आपने 3 बार डाइस को टॉस अप किया, तो 6⁻²⁴ सैंपल स्पेस थोड़ी ना बनाओगे। तो ऐसे केसेस के लिए, ऐसे केसेस में प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड किया जाता है वो आप अभी सीखो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपने जो 11th क्लास में भी हमने स्टडी किया था, जब एंड की बात होती है किसी केस में तो मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, जब और की बात होगी तो प्लस करें। इससे रिपीट करो, फर्स्ट पॉइंट जो आपको माइंड में रखना है, जब कोई भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसी भी इवेंट की, अगर वहाँ पे एंड वाला कंसेप्ट यूज होगा तो मल्टीप्लाई करें। और अगर हमारे पास चॉइस होगी ये भी हो सकता है या ये हो सकता है तो हम प्लस करें। अब इस चीज को समझने के लिए ये एग्जांपल है आपका। when we toss 6 coins, जब हमने 6 कॉइन को टॉस अप किया, what is the probability of getting tail in 6 toss? What is the probability of getting tail in 6 toss? इस 6 टॉस में टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉइन का जब हम टॉस अप करते हैं तो टोटल सैंपल स्पेस कितने बनते हैं? 2। अब 6 कॉइन को टॉस अप करोगे 2⁻6, तो इसमें 64 सैंपल स्पेस बनता है। अब 64 सैंपल स्पेस बनाना क्या पॉसिबल है? तो ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे वर्क करेंगे? विदाउट सैंपल स्पेस कैसे हम फाइंड करेंगे? जब आप फर्स्ट कॉइन को टॉस अप करोगे तो कहना चाहिए हेड या टेल में से कुछ भी आ सकता है। जब आप सेकंड कॉइन को टॉस अप करोगे तो हेड या टेल में से कुछ भी आ सकता है। जब थर्ड कॉइन को टॉस अप करेंगे वहां भी हेड या टेल, हेड या टेल, हेड या टेल। ये तो आपके 1 2 3 4 5, बट 6 टॉस में आपको टेल ही फाइंड करना है। 6 टॉस में क्या कहा आपका? टेल है, तो यहाँ आपका टेल है। ओके, अब इस चीज को और ज्यादा एक्सीलरेटिव वे में समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो उससे पहले आपको प्रॉपर कंसेप्ट को समझने के लिए आपके लिए इससे बेटर एग्जांपल लेगा। जैसे एक बैग है, इसमें 4 ग्रीन बॉल्स हैं, 3 येलो बॉल्स हैं। क्या कहा? 4 आपके ग्रीन बॉल्स हैं, 4 आपकी ग्रीन बॉल्स हैं और 3 आपकी येलो बॉल्स। ओके, अब इस बैग में से आप एक एक करके ऑर्डर वाइज, पहले आपने एक बॉल निकाली, फिर आपने सेकंड बॉल, ये एरो पे मत जाना सेकंड बॉल येलो ही निकाल, नहीं मैं कह रहा हूँ पहले आपने एक बॉल निकाली फिर सेकंड बॉल निकाली, आपने 2 बॉल निकाली एक एक करके। ओके, अब 2 केसेस होते हैं क्वेश्चन में आपको मिलेगा, या तो क्वेश्चन में मिलेगा आपको विदाउट रिप्लेसमेंट, या क्वेश्चन में आपको मिलेगा विद रिप्लेसमेंट। इसका मतलब क्या, पहले मैं ये समझाऊं। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब जो बॉल आपने निकाली है उसको आपने वापस नहीं रखा, उसको रिप्लेस नहीं किया।
विद रिप्लेसमेंट का मतलब है कि जो आपने पहली बॉल निकाली है उसको वापस आपने बैग में डाला। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? रिपीट कर रहा हूँ कि विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जो बॉल आपने निकाली है, जो बॉल आपने यहाँ से ड्रू की है, उसको आपने वापस नहीं डाला है, वो आप बाहर आ। जैसे कि टोटल 7 बॉल्स थी, जब आपने एक बॉल को ड्रॉ कर दिया तो अब आपके पास रिमेनिंग बॉल्स कितनी बची? 6। इस केस में क्या है, आपने बॉल निकाली, बॉल का कलर देखा, उसको वापस डाला। तो इस केस में बॉल निकालने के बाद अभी भी 7 बॉल्स है, क्योंकि आपने उसको वापस रिप्लेस कर दिया विद रिप्लेसमेंट, यानी कि निकाला और वापस डाला। ठीक है, तो पहले से एक चीज समझ में आ गई होगी। अब देखो, मान लो कि फर्स्ट बॉल जो हमने निकाली है वो ग्रीन बॉल, तो ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से क्या होगी? कहना चाहिए 4/7। भाई फेवरेबल आपको जो बॉल निकालनी है वो कितनी है? टोटल 4। ऊपर फेवरेबल केस आता है और टोटल बॉल्स कितनी है आपके पास है। अब अगर आपको ये कहा जाए कि अगर पहली बॉल ग्रीन है तो सेकंड बॉल येलो होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब पहले तो मुझे ये बताओ, मैंने अभी आपको बताया कि जो बॉल आपने निकाली क्या आपने उसको वापस रखा है? विदाउट रिप्लेसमेंट। जो बॉल आपने बाहर निकाली है वो अब आपने बाहर ही रखा, उसको वापस नहीं डाला। तो अब आपकी जो टोटल ग्रीन बॉल्स है वो कितनी होगी? कितनी होगी? 3। अब अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि रिमेनिंग बॉल्स में से आप एक बॉल निकालो और वो बॉल येलो हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो? ऑब्वियसली 3/6, क्योंकि आपके फेवर में कितनी बॉल्स है? 3, और टोटल कितनी है? 6। एक क्लियर हो गया। दूसरा केस लेते हैं कि मान लो जो फर्स्ट बॉल आपने निकाली है वो येलो थी। येलो बॉल कितनी है? ये हो गया 3/7। जब आपने 3 बॉल्स में से एक बॉल येलो निकाल दी, कहने से अब आपके पास कितनी येलो बॉल बची है? 2। और ग्रीन कितनी है? 4। अब अगर सेकंड बॉल आपको ग्रीन निकालनी है तो कहना चाहिए फेवरेबल केस तो आपका 4 है, तो टोटल केस कितना है? 6। तो 4/6। तो ये हो गया आपका विदाउट रिप्लेसमेंट। ये समझ में आ गया कंसेप्ट आपको? अब हम बात करते हैं विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट में क्या हुआ आपका? फर्स्ट बॉल से आपने ग्रीन निकाली, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगेन 4/7। सेकंड बॉल अगर आपको येलो निकालनी है, और क्योंकि जो बॉल आपने निकाली थी उसको आपने वापस डाल दिया, क्योंकि टोटल बॉल आपकी 7 है। इस केस में येलो बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपकी क्या होगी? वो आपकी 3/7। वो आपकी क्या होगी? 3/7। अब दूसरे वाला केस लेते हैं, और मान लो फर्स्ट बॉल जो आपने निकाली है वो येलो है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/7। क्योंकि जो आपने बॉल निकाली है उसको आपने वापस रिप्लेस कर दिया, विद रिप्लेसमेंट है। तो इस केस में ग्रीन बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपकी क्या होगी? 4/7। 4/7। ठीक है, it means we can find probability on following concept by sample space or without sample space। यानी कि विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट हम सैंपल स्पेस के साथ भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं और विदाउट सैंपल स्पेस भी निकाल सकते हैं, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में सैंपल स्पेस बनाना इजी है तो आप सैंपल स्पेस बना के इन कंसेप्ट के यूज करके प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। बट फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सैंपल स्पेस बनाना नहीं बनाना वो आपके ऊपर है। क्वेश्चन में इजी है तो सैंपल स्पेस बना के आप उसको कर सकते हो। पर जैसे मैंने अभी कहा कि 6⁻3 6⁻4 पॉसिबल ही नहीं है विदाउट सैंपल स्पेस। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाले जो कंसेप्ट है इसको यूज करके जो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं वो भी सैंपल स्पेस भी कर सकते हैं, विदाउट सैंपल स्पेस। अब डिपेंडेंट वाले कंसेप्ट जब आता है, डिपेंडेंट वाले कंसेप्ट को यूज करके प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के दो मेथड होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है बाय यूजिंग थ्योरम, जिसको हम शॉर्टकट मेथड कहते हैं। मैं भी आपको दोनों एक्सप्लेन करता हूं। इसी तरह से इंडिपेंडेंट वाले इवेंट्स के लिए भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट मेथड, दूसरा वही बाय यूजिंग थ्योरम, जिसको हम शॉर्टकट मेथड, तो हम शॉर्टकट मेथड। ये होता क्या है? जैसे कि एक बैग है, इसमें 3 ग्रीन बॉल्स हैं, 2 येलो बॉल्स। अब मैं आपको दोनों मेथड से ही क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि विद सैंपल स्पेस और विदाउट सैंपल स्पेस में क्वेश्चंस को करने में कितना फर्क आया है। विदाउट सैंपल स्पेस करना क्वेश्चन को, क्वेश्चन विदाउट सैंपल स्पेस से क्वेश्चन से की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना कितना इजी होता है। तो आपको दोनों ही क्वेश्चन, दोनों ही मेथड एक ही क्वेश्चन में लगा के दिखा रहा हूं। आपके पास एक बैग है जिसमें 3 ग्रीन बॉल्स हैं, 2 येलो बॉल्स। 3 ग्रीन बॉल्स होने का मतलब
बॉल्स क्या होंगी आपकी G1 G2 G3, तो 2 यानी बॉल्स को मिलेंगे y1 y2। हमने दो बॉल्स को निकाला, इस बैग में से हमने दो बॉल्स को ड्रॉ किया, ठीक है। इफ यू हैव ड्रू टू बॉल्स, तो पहले तो विद रिप्लेसमेंट बात करते हैं। विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो बॉल आपने निकाली है वो आपने वापस डाला। तो क्या ना से फर्स्ट बॉल अगर मेरी हो सकता है कि G1 हो, तीन ग्रीन में से एक बॉल को हमने नेम दिया G1, दूसरी ग्रीन बॉल होगी G2 G3 और y1। सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है G1 y1, तो पहली बॉल आपकी ये वाली हो G1 हो, और दूसरी बॉल जो हमारी निकले वो या तो ये भी तो हो सकता है G1 के साथ y2 हो सकता है आपका G1 y1 G1 y2। ओके, फिर क्या हो सकता है हमारे पास G1 G2 y1, फिर क्या हो सकता है G2 y1, G1 के साथ y1 G1 y1 G1 y2 G2 के साथ फिर G1, ये एरर है यहाँ पे G2 y1 G2 G1। हो सकता है कि फर्स्ट बॉल आपकी ये सेकंड वाली हो और उसके साथ में फर्स्ट वाली ग्रीन बॉल आ जाए। ओके, फिर क्या हो सकता है आपके साथ, तो सिंपल से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ G1 y1 G1 y2 G1 G2, ये y की जगह G2, G1 के साथ G3 हो, तो जीवन के कितने कॉम्बिनेशन बने 1 2 3 4 5। ओके, ऐसे आपके G2 के साथ 5 कॉम्बिनेशन होंगे सॉरी G2 y1 G2 y2 G2 G1 G2 G3 और G2, ऐसे आपके G3 के साथ 5 कॉम्बिनेशन होंगे G3 y1 G3 y2 G3 G1 G3 G2 और G3। ओके, अब ये भी तो हो सकता है कि पहली जो बॉल है वो ग्रीन बॉल्स ना होकर पहले येलो बॉल आ जाए। क्या हो सकता है y1 G1 y1 G2 y1 G3, y1 के साथ हो सकता है दूसरी बॉल भी y1 आ सकती है, विद रिप्लेसमेंट है तो वो बॉल दोबारा आ सकती है। जो बॉल आपने निकाली उसको वापस रखा है, हो सकता है दोबारा वही बॉल आ जाए, तो y1 y1 और y1 ऐसे y2 के साथ भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे आपकी। क्या क्या बनेंगे y2 के साथ G1 y2 G2 y2 G3, या y2 y1 या y2 y2 भी हो सकता है, राइट। अब ये सब करने के बाद सैंपल स्पेस से प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि फर्स्ट बॉल जो है आपकी वो ग्रीन हो और सेकंड बॉल आपकी येलो। जैसे रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। आपने सैंपल स्पेस बनाया, अब सैंपल स्पेस को देख के आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि फर्स्ट बॉल आपकी ग्रीन हो और सेकंड बॉल येलो। तो आप देखो फर्स्ट बॉल ग्रीन और सेकंड बॉल येलो, कितने केसेस है 1 2 3 4 5 6। इन सभी केसेस में पहली बॉल आपकी ग्रीन है, दूसरी बॉल क्या है आपकी, तो टोटल केस ये कितने बने हैं, टोटल केस ये बने आपके 25 5 5 5 5 5। 25 में से फेवरेबल केस कौन से हैं, कितने आपके पास 6, ये जो मैंने ब्लू कलर से शेड करा। तो आपका बाय मेथड वन सैंपल स्पेस बना के जो आपका आंसर आया वो आया 6.25। सारे सारा सैंपल स्पेस बनाया फिर। अब बात करते हैं यही क्वेश्चन विदाउट सैंपल स्पेस कैसे करेंगे। विदाउट सैंपल स्पेस, अगर मुझे विदाउट सैंपल स्पेस फाइंड करना हो, तो देखो एक बैग था, इसमें 3 ग्रीन बॉल्स थी और 2 येलो। क्या कहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट बॉल ग्रीन होनी चाहिए, फर्स्ट बॉल क्या होनी चाहिए ग्रीन। तो कहने से दैट इस बैग में से ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/5 होगी, तो टोटल आपके टेबल में 3 बॉल्स हैं, तो टोटल कितनी है 5। तो इंडिविजुअल मैथमेटिक अप्रोच यूज कर रहा हूँ आपकी इंडिविजुअली फर्स्ट ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/5। अब सेकंड वाले केस पर आते हैं, सेकंड बॉल आपकी येलो होनी चाहिए, क्योंकि जो बॉल आपने निकाली विद रिप्लेसमेंट वाला केस है, तो अभी भी हमारे पास टोटल बॉल्स ये सेम ही है। और सेकंड बॉल अब मुझे कौन सी फाइंड करनी है, येलो। येलो कितनी बॉल्स है 2, तो कहने से दैट येलो बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 2, तो टोटल कितने हैं 5। तो आंसर क्या होगा 6/25। तो चाहे विद सैंपल स्पेस करो विदाउट सैंपल स्पेस करो आपका आंसर सेम ही आएगा। तो मुझे बताने की आई थिंक नीड है नहीं कि कौन किस अप्रोच से लेके आपको किस अप्रोच का यूज करके आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि देख लो कितना फर्क है, 2 मिनट में आपका 2 मिनट भी नहीं लगे आपको विद सैंपल स्पेस विदाउट सैंपल।
ये हमने किया विद रिप्लेसमेंट कि जो बॉल आपने निकाली है उस बॉल को आपने वापस बैग में डाला। अब हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन में विदाउट रिप्लेसमेंट कैसे करें। तो जब आप विदाउट रिप्लेसमेंट आओगे तो ये वाले जो केसेस है, टोटल आपके जो केसेस थे वो 25 थे, उसमें से ये जो केसेस हैं वो आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो बॉल आपने निकाली वो आपने वापस नहीं रखी है, तो सेम बॉल तो आपकी आ ही नहीं सकती। अगर मान लो पहली बॉल G1 है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, उसको मैंने वापस बैग में डाला ही नहीं है, तो दोबारा G1 आ सकती है? अगर पहली बॉल G2 आ गई तो दोबारा G2 नहीं आ सकती। G3 के साथ G3 भी पॉसिबल, Y1 के साथ Y1 बॉल नहीं आप निकाल सकते Y2 के साथ। क्यों? क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो जो टोटल 25 केसेस थे वो आपके हो गए टोटल 20 पहली बार। अगर मेथड 1 के साथ जाऊंगा वही फर्स्ट ग्रीन और सेकंड येलो, तो फेवरेबल केस तो 6 ही है, बट टोटल केस कितने होंगे? 6 बैट होगी। सैंपल केस बना के आंसर ही आएगा। बाय मेथड 2 फर्स्ट बॉल ग्रीन यानी कि विदाउट सैंपल केस, विदाउट सैंपल केस विदाउट रिप्लेसमेंट में कैसे फाइंड करें? फर्स्ट बॉल आपकी क्या होनी चाहिए? ग्रीन। तो फर्स्ट बॉल हमारी ग्रीन है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? उसकी जो प्रोबेबिलिटी है आपकी, अब देखते हैं मैंने कहा आपको ये आपका बैट था, 3 ग्रीन्स और 2 येलो, राइट। मैंने क्या कहा कि फर्स्ट बॉल आपकी ग्रीन होगी। अब ग्रीन बॉल्स कितनी है? 3, राइट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/5, टोटल 5 है। कैन आई से दैट जो ग्रीन बॉल अब आपने यहाँ से निकाली है वो वापस तो नहीं डाली होगी क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। अब आपके ग्रीन बॉल्स कितनी बचे? 2, राइट। तो 2 है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप एक येलो बॉल निकालो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/4। ये हो गया आपका 2/4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 2 जा 6, 5 हो जाता है। तो आंसर देखो विद सैंपल स्पेस विदाउट सैंपल स्पेस ये भी आता है, बट कौन सा इजी है मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। विदाउट सैंपल स्पेस कैसे वर्क करना है ये आपका कंसेप्ट है। विद रिप्लेसमेंट में क्या होगा कि जो चीज आपने निकाली है वो आपने वापस रखी है। जब आप सेकंड इवेंट के लिए जाओगे तो उसके टोटल के साथ जाओगे। विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा? जो चीज आपने निकाली है उसको वापस आपने बैग में नहीं डाला है, तो वो एक कम हो गया केस। तो उसके एक कम होने के बाद फिर आपका सेकंड केस। ओके। अब जो चीज आपने स्टडी की है इन इंडिपेंडेंट केस, probability of getting first green ball and second yellow. In dependent case, probability of getting first green ball, second yellow. देखो मैंने आपको अभी बताया था एंड का मतलब, ये आपने क्लास 11 में स्टडी किया था हमने। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। मान लो ये जो फर्स्ट इवेंट है ग्रीन बॉल निकालने का, ये है आपका इवेंट है, और सेकंड बॉल येलो हो, ये हो गया इवेंट आपका। तो बेसिकली आपने यहाँ पर क्या फाइंड किया? ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। मैं आपको एक फॉर्मूला बना के दिखा रहा हूँ। यही जो चीज ये आपने लॉजिक से फाइंड किया, फॉर्मूले अगर फॉर्मूले की टर्म्स में करना तो ये चीज बना क्या? तो कंसेप्ट ये अगर मैं यहाँ से ड्राइव करता हूँ तो वो कंसेप्ट क्या है? फर्स्ट ग्रीन बॉल निकालने की, फर्स्ट बॉल आपकी ग्रीन हो, ये हो गया इवेंट है। सेकंड बॉल जो आप ड्रॉ करोगे वो येलो हो गया इवेंट है। तो पहले ये ऑप्शन तो नहीं है ना, पहली ग्रीन के बाद फर्स्ट ग्रीन और दूसरी येलो, और है ना एंड। एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो बेसिकली यहाँ पर आपने फाइंड क्या किया है? ए और बी इवेंट का इंटरसेक्शन है। और ये जो आपने फाइंड किया है लॉजिकली वो क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट ग्रीन बॉल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकंड येलो, एक्सियोमेटिक है। तो दोनों ही इवेंट की हमने इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को निकाला और टोटल केसेस को हमने मल्टीप्लाई किया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल का मतलब इवेंट है। इवेंट है क्या है आपका? तो जो फर्स्ट बॉल है आपकी वो ग्रीन बॉल। इवेंट बी क्या है आपकी? जो सेकंड बॉल है आपकी वो एक येलो बॉल। यहाँ से अगर मैं एक फॉर्मूला ड्राइव करता हूँ, ए क्या है? ग्रीन बॉल इज ऑन, बी क्या है? येलो बॉल इज। क्या फॉर्मूला बना आपका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। यानी कि अगर दो इवेंट ए, अगर दो इवेंट ए और बी ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा कि इनकी इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी जो होती है वो इनके इंडिविजुअल इवेंट्स के मल्टीप्लाई के इक्वल।
फिर रिपीट करो, उनके इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इनके इंडिविजुअल इवेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल। और डिपेंडेंट वाले केस में क्या रिलेशन ड्राइव होता है वो देखते हैं। फर्स्ट बॉल आपकी ग्रीन है, सेकंड बॉल येलो होनी चाहिए, अगेन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी। लेकिन डिपेंडेंट वाले केस में अगर आप देखो थोड़ा, मैं इसको अब डिपेंडेंट वाले केस में देखो, डिपेंडेंट वाले केस में क्या होता है, आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट ग्रीन बॉल ए एंड इंटरसेक्शन बी। डिपेंडेंट वाले केस में दो इवेंट का जो इंटरसेक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है, फर्स्ट बॉल ग्रीन होनी चाहिए, फर्स्ट बॉल क्या होनी चाहिए आपकी ग्रीन। लेकिन यहाँ से देखो डिपेंडेंट वाले केस में कंडीशन लगती है। कंडीशन क्या थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकंड बॉल, सेकंड में येलो होनी चाहिए, लेकिन इसकी कंडीशन क्या थी कि पहली ग्रीन है, क्योंकि ये ग्रीन बॉल कम होगी थी ना यहाँ पे। उसको कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट बॉल आपकी ग्रीन हो, ग्रीन पे तो कोई कंडीशन नहीं है, आपने बैक से निकाला है ग्रीन बॉल होनी चाहिए। लेकिन सेकंड बॉल आपकी येलो आपको निकालनी है, बट इसके साथ कंडीशन क्या है कि फर्स्ट बॉल आपकी ग्रीन है, क्योंकि ग्रीन बॉल अब आपकी कम हो गई। तो डिपेंडेंट वाले केस में जो सेकंड इवेंट होता है उस पर कंडीशन आ जाती है विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट इवेंट। तो इस तरह रिपीट कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना। यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि जो बॉल आपने निकाले वो आपने वापस डाल दी, बॉल्स उतनी की उतनी है। लेकिन यहाँ पर सेकंड वाले केस में एक बॉल आपकी कम हुई। तो बॉल कम क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन है कि जो आपने फर्स्ट बॉल ग्रीन निकाली है वो वापस बैट में नहीं आई। तो अगर फर्स्ट जब आपने ग्रीन बॉल निकाली थी, इसकी आपकी प्रोबेबिलिटी थी 4/7। जब हमने येलो बॉल निकाली थी, मैं देख लेता हूँ कितने हमारी बॉल्स थी टोटल बैट में, 3 और 2। ये आपका बैट था, 3 ग्रीन 2 येलो। तो जब आपने फर्स्ट बॉल निकाली थी ग्रीन, उसकी प्रोबेबिलिटी थी 3/5। लेकिन फर्स्ट बॉल क्योंकि हमारी ग्रीन थी, तो अब हमारे पास ग्रीन बॉल कितनी बची थी, वो बची थी 2। फर्स्ट बॉल ग्रीन है तो 2 ग्रीन, अगर फर्स्ट बॉल येलो होती तो सेकंड भी येलो निकालनी होती, तो केस डिफरेंट हो जाता है। और फर्स्ट बॉल ग्रीन है 3/5। अब क्योंकि फर्स्ट बॉल ग्रीन थी इसलिए अब नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स कितनी बची है, 2, और टोटल कितनी बची है, 4। डिपेंडेंट वाले केस में सेकंड इवेंट में विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट इवेंट कंडीशन आ जाती है कि सेकंड बॉल येलो होनी चाहिए, बट कंडीशन क्या है कि फर्स्ट बॉल तो होती है आपकी हो गया थी ग्रीन। अगर आप अपोजिट करो तो मान लो फर्स्ट बॉल भी आपकी येलो निकली, फर्स्ट बॉल येलो निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपकी 2/5, राइट। फर्स्ट बॉल येलो हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारी 2/5। अब क्योंकि फर्स्ट बॉल आपकी येलो थी तो अब आपके पास कितनी येलो बॉल बची है, 1। और सेकंड बॉल भी अगर येलो ही होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बॉल भी येलो थी, तो ये होगा 1/4। तो देखो आपका आंसर डिफरेंट होगा। डिपेंडेंट वाले केस में आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आपका फर्स्ट इवेंट होता है सेकंड इवेंट के होने के लिए वो कंडीशन बन जाता है। अगर फर्स्ट बॉल ग्रीन है तो सेकंड बॉल येलो होनी चाहिए, बट कंडीशन क्या है, बट फर्स्ट बॉल ग्रीन है। तो जब डिपेंडेंट वाला केस होता है तो दो इवेंट का जो इंटरसेक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। बाय का मतलब यहाँ पर ये होता है इस पे कंडीशन लगती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी जो है वो कब होगा पॉसिबल, जब ये इवेंट ए होगा। जो गिवन इवेंट है आपका वो आपका ए है, जो आपको फाइंड करना है वो आपका बी है। डिपेंडेंट वाले केस में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन इवेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट व्हिच वी नीड टू फाइंड अपॉन बी। और अगर इसको लिखेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। डिपेंडेंट वाले केस में क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि ए पर क्या कंडीशन लगती है कि ए इवेंट होगा तभी आपका बी पॉसिबल। और यही आपका जो कंसेप्ट है आपका, तो 13.1 का कंसेप्ट है। 13.1 जो आप एक्सरसाइज करोगे, तभी मैंने कहा था कि 13.2 से 13.1 पर जाते हैं। 13.1 से 13.2 नहीं आता, 13.2 से ही आपका 13.1 का कंसेप्ट ड्राइव होता है। ये जो बी बाय ए जो मैंने लिखा है इसी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 13.1। और अगर मैं यहाँ से बी बाय ए की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या होगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे क्या हो जाएगा,
तो अगर बी इवेंट पे प्रोबेबिलिटी, अगर कंडीशन ए पर है और आपको बी फाइंड करना है तो बी बाय। अब इसी को अगर मैं कहता हूँ कंडीशन आपकी ए पर है और आपको बी फाइंड करना है, तो न्यूमरेटर तो आपका यही रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी। बट डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, कंडीशन अब बी पर है ना, तो जिस पर कंडीशन होती है वो डिनोमिनेटर। कैसे रीड करते हैं, बी बाय ए का मतलब बी फाइंड करना है इस कंडीशन के साथ, ए बाय बी का मतलब मुझे इवेंट ए फाइंड करना है विद दिस कंडीशन। तो जो कंडीशन वाला होता है केस वो गिवन होता है, और ये आपको फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है, और ये इवेंट आपका गिवन है। इस पर कंडीशन लगी होती है वो गिवन, यानी कि ये इवेंट फाइंड करना है लेकिन इस कंडीशन के साथ फाइंड करना है। ये आपका 30.1 मतलब है। ओके, तो अभी तक हमने क्या स्टडी किया कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड इवेंट बी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है आपका, इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। बट एट द सेम टाइम अगर डिपेंडेंट इवेंट होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ए इवेंट एंड इंटरसेक्शन बी इवेंट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए। डिपेंडेंट वाले केस में जो सेकंड इवेंट होता है वो फर्स्ट इवेंट की कंडीशन के साथ हम फाइंड करते हैं। ये इवेंट तभी आप फाइंड करोगे जब ये कंडीशन, ये प्रोबेबिलिटी आने की ये कंडीशन जो है फर्स्ट इवेंट है। अगर फर्स्ट बॉल हमारी ग्रीन है तो सेकंड बॉल येलो होनी चाहिए, ये कंडीशन है डिपेंडेंट, क्योंकि इससे ग्रीन बॉल कम होगी। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, फिर से बता देता हूँ। जैसे कि अगर 3 ग्रीन बॉल्स हैं और 2 येलो बॉल है, अगर फर्स्ट बॉल आपकी ग्रीन बॉल निकलेगी और सेकंड बॉल येलो होनी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फर्स्ट बॉल ग्रीन 3/5 इनटू सेकंड बॉल येलो तो 2, पर जो बॉल आपने निकाली डिपेंडेंट का मतलब विदाउट रिप्लेस, और ग्रीन बॉल कितनी बची होगी 2, तो ये हो गया आपका 2 बाय सेकंड बॉल येलो 2/4। दूसरा केस देखो कि फर्स्ट बॉल जो है आपकी, मान लो फर्स्ट बॉल भी आपकी येलो ही थी, येलो बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/5, और सेकंड भी येलो ही हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी, अब येलो बॉल कितनी बची है पर, ये हो गया 1, टोटल हो गया 1/4। तो दोनों में देखो आंसर में फर्क है, ये हो गया 6/20 और यहाँ से आपका आंसर आएगा 2/20। तो यही चीज आपको डिपेंडेंट वाले केस में जो सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है उस पर वो तभी उसको फाइंड जब हम करते हैं तो वो उस पर कंडीशन आ जाती है। सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो फाइंड हम करते हैं तो किस कंडीशन के साथ करते हैं, फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी की कंडीशन के साथ। इंडिपेंडेंट कुछ ऐसा नहीं, इंडिपेंडेंट का मतलब एक कंडीशन ही नहीं, इंडिपेंडेंट वर्ड से आप समझो उसमें डायरेक्टली ए और बी सीधा, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो सेकंड इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी आपकी उस पर जो कंडीशन होगी वो फर्स्ट इवेंट की कंडीशन के साथ फाइंड होगी। ओके, अब जो आपने 11th क्लास में स्टडी किया था कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए। ये जो फॉर्मूला है आपका, ये तो आपका यूनिवर्सल फॉर्मूला, लेकिन जो आपने पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी अभी आपने सीखा है वो स्पेसिफिक केसेस में अप्लाई होता है जब आपका इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वाला केस, ये आपका जनरली यूनिवर्सल फॉर्मूला है। और जब स्पेसिफिक कंडीशन केस आया था कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, तो इंटरसेक्शन बी जो होता है आपका इंडिपेंडेंट के लिए क्या होगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ, डिपेंडेंट होगा तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा आपका, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बाई। पर नॉर्मल केस में पी ऑफ इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। एंड होगा तो इंटरसेक्शन बोलते हैं, और होगा तो उसको यूनियन। ठीक है, ये सारी चीजें अभी आगे हम स्टडी करेंगे। अब देखो, अगर ए और बी आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ये भी आपने 11th क्लास में स्टडी किया, अगर ए और बी हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब इंटरसेक्शन है ही नहीं, अगर दो इवेंट्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। तो इन दैट केस जो आपका इंटरसेक्शन है वो किसके इक्वल हो जाता है, वो 0 के इक्वल, किसके इक्वल होता है 0। ओके, ये मैंने आपको अभी बता दिया। अगर आपको पी ऑफ बी बाय ए फाइंड करना है तो न्यूमरेटर में तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा, अब ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए लिखो, डजंट मैटर, बोथ आर सेम। बट
डिनोमिनेटर में अच्छा करता है। ये क्या बता रहा है आपको कि आपको ये फाइंड करना है, ये आपका गिवन है, इसको फाइंड करने के लिए ये कंडीशन लगेगी, और इस इवेंट को फाइंड करने के लिए कंडीशन जो आपकी वो ये पर, जिस पर कंडीशन लगती है वो डिनोमिनेटर पर है। इस कंडीशन के साथ आपको ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ओके, इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले हैं। जो लैंग्वेज होती है वो आप कैसे स्टडी करोगे, अगर क्वेश्चन में आपको कहा जाए कि ना इवेंट ए होना चाहिए ना इवेंट बी, इसको हम कहते हैं नीदर ए नॉर बी। इट मींस आपको फाइंड क्या करना है, इट मींस आपको फाइंड करना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। डैश का मतलब अगर मैं सेट की बात करूँ तो कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसके अपोजिट। जैसे अगर ए है कि ग्रीन वॉल फाइंड करनी है, तो ये डैश का मतलब नॉट ग्रीन, इसका अपोजिट। अगर आपको ये कहा जाए कि ना इवेंट ए होना चाहिए एंड इवेंट नॉट बी, इसका मतलब नॉट ए का मतलब ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट, एंड का मतलब मैंने अभी बताया इंटरसेक्शन होता है बी डैश। आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। या ये इस तरह से भी आएगा, नीदर ए नॉर बी बोथ आर सेम। तो लैंग्वेज से कंफ्यूज नहीं होना है, लैंग्वेज पर ध्यान देना है कि आपको क्या फाइंड करने की बता रहे हैं। फिर से रिपीट करो, नॉट ए डैश एंड इंटरसेक्शन नॉट बी बी डैश, नीदर ए नॉर बी सेम। तो दोनों ही केसेस में आप ये वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, देन ये आपने 11th क्लास में डी मॉडल को हमने स्टडी किया था। वहां हमने क्या स्टडी किया था कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। और अगर इसको आप ऐसे लिखोगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन होल कॉम्प्लीमेंट, और अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन होल कॉम्प्लीमेंट। अब ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट का ना होना, दोनों प्रोबेबिलिटी का जो सम है वन होता है। तो अगर आपसे कहा जा रहा है कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मींस एक तरफ हो गया पी ऑफ ए यूनियन बी और एक तरफ नॉट, नॉट मतलब ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये वन के इक्वल होगा। तो अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई इसकी वैल्यू बताओ, तो आपको पता है इसकी वैल्यू मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, P of A union B whole complement will be equal to 1 minus P of A union B. ओके, अभी तक आपने क्या सीखा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे नॉट ए और नॉट बी या एंड नॉट बी इस तरह से आता है, इसका मतलब नॉट ए का मतलब ए डैश और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। यही लैंग्वेज अगर पेपर एग्जाम में इस तरह से आएगी आपके क्वेश्चन में, नीदर ए नॉर बी, इसका मतलब भी क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का, दोनों का मतलब। अच्छा, फिर हमने क्या कहा कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बाय प्रॉपर्टी कैसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, बाय बिकॉज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वन माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, किसी भी इवेंट का और किसी इवेंट का ना होना वन के इक्वल होता है, दैट इज ए यूनियन बी प्लस ए यूनियन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट की जो प्रोबेबिलिटी है आपकी वो वन के इक्वल होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो है इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस बी ऑफ ए यूनियन बी, ये इस तरह से। ओके, इधर का मतलब ए डैश या ए बार भी आप दे सकते हैं, और का मतलब या एंड का मतलब क्या होता है आपका, इंटरसेक्शन बी नॉट बी, बी डैश या बी बार ऐसे। ओके, अब अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, कुछ भी गिवन है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो किसके इक्वल होगा, पी ऑफ ए बार इनटू पी ऑफ बी बार। ओके, अब देखो लैंग्वेज का फर्क होता है, अगर यहाँ पे एंड की जगह और आ जाए, मैंने कहा एंड का मतलब इंटरसेक्शन और का मतलब यूनियन, कहना है से दैट अब आपको यहाँ पर पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ओके, अगेन आप डी मॉर्गन थ्योरम की प्रॉपर्टी यूज करोगे, तो अगर दोनों में कॉम्प्लीमेंट है यानी कि नॉट, यहाँ ए डैश का मतलब आप डैश इसको स्टडी करो, डैश का मतलब नॉट,
बीच में यूनियन है तो अब ये क्या हो जाएगा, अभी हमने स्टडी किया था कि ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू, अगर यूनियन है बीच में तो इंटरसेक्शन, ये हो जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। फिर ये किसके इक्वल होगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है आपका 1 के। तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैन आई से दैट पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है, राइट। ये हो गया 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन, ओके। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन में कहा गया फाइंड पी ऑफ ए एंड बी, एंड का मतलब मैंने बता दिया आपको इंटरसेक्शन। क्वेश्चन में कहा गया फाइंड पी इवेंट ए एंड नॉट बी, तो ए तो हो गया आपका, एंड का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन, नॉट बी का मतलब बी डैश। यानी कि बेसिकली आपको क्या कहा जा रहा है कि सिर्फ ए होना चाहिए, बी होना ही नहीं चाहिए। बेसिकली आपको क्या कहा जा रहा है कि सिर्फ ए होना चाहिए, नॉट बी, दैट इज ओनली ए। इसको आप और कैसे लिख सकते हो, ए माइनस, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बार, डैश का मतलब बार, ओके। ये किसके इक्वल होगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी का। अगर आपको कहा जा रहा है ए और बी, और का मतलब क्या होता है यू, और का मतलब क्या होता है आपका यू। सिंगुलर में अगर हमें कहा जाता है इधर ए और बी, और का मतलब हो गया यूनियन ए और बी, तो ए यूनियन बी। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मैंने कहा था जो यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है, बाय दैट फॉर्मूला पी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन, ओके। तो ये आपका 13.2 का सारा कंसेप्ट था, प्रॉपर्टीज थी जो हमें यूज करनी है। अब हम 13.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, जहाँ हम सभी कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, जो प्रोबेबिलिटी में जो अप्रोच हम यूज कर रहे हैं वो एक्सियोमेटिक अप्रोच है। एक्सियोमेटिक अप्रोच क्या होती है कि हर इवेंट की हम इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और टोटल में हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। फिर हमने एक्सियोमेटिक अप्रोच का यूज करके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को कैसे हल करते हैं। डिपेंडेंट का मतलब होता है विदाउट रिप्लेसमेंट, और इंडिपेंडेंट का मतलब होता है विद रिप्लेसमेंट। तो जो जब डिपेंडेंट की बात आती है तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है लाइक ए इंटरसेक्शन बी, ये किसके इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी विद रिस्पेक्ट टू कंडीशन ऑन इवेंट ए। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। एंड के लिए हम इंटरसेक्शन यूज करते हैं, और के लिए हम यूनियन यूज करते हैं, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, इंटरसेक्शन में यूनियन, तो यूनियन में क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। किसी भी इवेंट का होना और उसका ना होना, ए बार या ए डैश, ये हमेशा बनते हैं, ओके। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ योर ऑफ दिस चैप्टर प्रोबेबिलिटी। इसमें एक्सियोमेटिक अप्रोच क्या होती है मैंने आपको वो एक्सप्लेन किया, और मैंने कहा 13.1 से नहीं 13.2 से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 13.2 से ही 13.1 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट आपका क्लियर है। 13.2 फिर हम करेंगे 13.1।